सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक विश्लेषण की निगमन प्रणाली। तो निगमन प्रणाली क्या होती है? तो निगमन प्रणाली को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे अनुमान रीति, अमूर्त रीति, अनुभवपूर्ण रीति, विश्लेषणात्मक रीति। इस प्रणाली के द्वारा आधारभूत एवं स्वयं सिद्ध धारणाओं को आधार मानकर सिद्धांतों या नियमों का निर्धारण किया जाता है। इन सामान्य धारणाओं पर तार्किक विधि का प्रयोग करके विशिष्ट निष्कर्ष या परिणाम निकाले जाते हैं। इसी रीति के अंतर्गत विधि का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन रीति के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जाती है। यदि प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों से मेल खाते हैं तो उन्हें सिद्धांत या नियम के रूप में स्वीकार कर लिया जाता, किंतु यदि प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाते तो उन्हें सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब निगमन प्रणाली का कुछ के उदाहरण है। यह एक सामान्य एवं आधारभूत सत्य है कि स्वभावतः मनुष्य अपने लाभ या उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह किसी का कम मूल्य होने पर अधिक मात्रा या अधिक मूल्य होने पर कम मात्रा में खरीदता है। इस सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर तर्क विधि का प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राम या रहीम भी उस वस्तु के मूल्य कम होने पर उसको अधिक मात्रा में खरीदेगा। कहने मतलब कि किसी वस्तु की मूल्य अगर कम होगा तो उसको अधिक मात्रा में खरीदेंगे। तर्क के आधार पर विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामान्य निष्कर्ष से मेल खाता है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं या नियम के रूप में स्वीकार कर सकते हैं कि वस्तु के मूल्य कम होने पर उसकी मात्रा क्रय की जाती है, मतलब उसकी अधिक मात्रा क्रय की जाती है, और मूल्य अधिक होने पर कम मात्रा खरीदी जाती है। अर्थशास्त्र में इस निष्कर्ष को मांग का नियम कहा जाता है। अब निगमन प्रणाली की उपयोगिता। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों जिसने एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि ने निगमन प्रणाली का उपयोग करके अनेक महत्वपूर्ण नियमों का निर्माण किया। इन अर्थशास्त्रियों का मत है कि निगमन प्रणाली ही आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन की उपयुक्त रीति है। इस संदर्भ में प्रोफेसर केस नोज का मत है कि यदि उपयुक्त नियंत्रणों के साथ प्रयोग किया जाए तो निगमन प्रणाली अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली अनुमान के द्वारा खोज के लिए प्रयोग की सबसे अधिक शक्तिशाली रीति है। अब हम देखेंगे कि निगमन प्रणाली के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला जो गुण आता है इसकी सरलता का। निगमन रीति का प्रयोग सरल है। इसका कारण यह है कि इस रीति के अंतर्गत आर्थिक व्यवहार से संबंधित मान्यताओं को आधार मान लिया जाता है। तदुपरांत तर्क का प्रयोग करके सामान्य तथ्यों से विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दूसरा गुण आता है शुद्धता एवं निश्चितता। निगमन प्रणाली के प्रयोग के समय सामान्य मान्यता सही है तो इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी सही एवं निश्चित होंगे। इसका कारण यह है कि इसमें तथ्यों की जांच तर्क एवं गणित के द्वारा की जाती है। इससे प्राप्त निष्कर्षों से शुद्धता रहती है। प्रोफेसर केयरनेस ने लिखा है, यदि पर्याप्त सावधानी के साथ निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाए तो यह अतुलनीय और मानव बुद्धि की प्रभावी खोज मूलक प्रणाली है। अब निगमन प्रणाली के जो गुण के अंतर्गत जो तीसरा आता है गुण, वह निष्पक्षता। इस रीति के प्रयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सामान्यतः मान्यताओं पर आधारित होते हैं। फलतः अनुसंधानकर्ता के निजी विचारों एवं मान्यताओं का प्रभाव इन निष्कर्षों पर नहीं पड़ता। अतः इस प्रणाली में निष्पक्षता का गुण विद्यमान रहता है। अगला जो गुण आता है वो आंकड़ों का संकलन आवश्यक नहीं। निगमन प्रणाली में इस प्रणाली का गुण यह है कि इसमें तथ्यों
एवं आंकड़ों का संकलन आवश्यक नहीं होता है। इससे जटिल आर्थिक समस्याओं से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी के संकलन की कठिनाई से बचा जा सकता है। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस रीति में गणित का प्रयोग करके इस रीति को जटिल बना दिया है। अगला जो गुण आता है इसका, प्राप्त निष्कर्षों की सर्वव्यापकता। निगमन प्रणाली के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सामान्य या सर्वमान्य मान्यताओं पर आधारित है। फलतः इन निष्कर्षों पर आधारित निष्कर्ष या सिद्धांत भी सर्वव्यापक होते हैं। उदाहरण के लिए उपयोगिता ह्रास नियम, मांग का नियम आदि को लिया जा सकता है, जो कि सभी कालों एवं सभी देशों के लिए सत्य है। निगमन प्रणाली का जो अगला गुण आता है वह भावी घटनाओं का अनुमान। इस प्रणाली के द्वारा भावी घटनाओं या प्रभावों का अनुमान लगाकर भविष्यवाणी करना संभव होता है। उदाहरण के लिए यह एक सामान्य सत्य है कि आय में वृद्धि होने के साथ साथ खाद्यान्न पर होने वाले व्यय के प्रतिशत में वृद्धि होती है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में किन किन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और किन किन वस्तुओं की मांग में वृद्धि नहीं होगी। इसी क्रम में निगमन प्रणाली का अगला जो गुण आता है वह आगमन प्रणाली के पूरक का कार्य। अनेक आर्थिक क्रियाओं एवं समस्याओं में सदैव आगमन प्रणाली का प्रयोग संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निगमन प्रणाली आगमन प्रणाली के पूरक का कार्य करती है। निगमन प्रणाली का प्रयोग उस समय आवश्यक हो जाता है जबकि इन विषयों के संबंध में निष्कर्ष निकालना हो जिनका की अवलोकन नहीं किया जा सकता या जिन्हें मापना संभव नहीं होता है। इसके साथ ही निगमन प्रणाली के द्वारा आगमन प्रणाली के निष्कर्षों की जांच भी की जा सकती है। अब हम देखेंगे निगमन प्रणाली के उपयुक्त गुण होने के बावजूद इनमें कौन कौन से दोष है। तो पहला दोष इसका आता है परिणामों या निष्कर्षों की जांच का अभाव। निगमन प्रणाली के अंतर्गत हम सामान्य स्वयं सिद्ध तथ्यों को आधार मानकर तर्क द्वारा निष्कर्ष या सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, किंतु इन निष्कर्षों की जांच या यथार्थता का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं होता। अनेक आर्थिक समस्याएं या क्रियाएं तो इतनी अधिक जटिल होती है कि प्राप्त निष्कर्षों को प्रमाणित करना भी कठिन हो जाता है। इसी संबंध में इसके दोष के संबंध में प्रोफेसर निकोलसन का मत है कि निगमन प्रणाली के प्रयोग में सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसमें सत्यता की जांच करने का कार्य अत्यधिक कठिन है। निगमन प्रणाली का दूसरा दोष आता है प्राप्त निष्कर्ष अवास्तविक भी हो सकते। निगमन प्रणाली द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक नहीं होते। इसका कारण यह है कि इस रीति के अंतर्गत सामान्य धारणाओं या मान्यताओं को आधार माना जाता है, किंतु यदि यह मान्यताएं गलत है तो इनके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों का अवास्तविक होना स्वाभाविक है। अगला जो दोष आता है निगमन प्रणाली का तीसरा है वह परिस्थितियों एवं प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन। आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले तत्व एवं विभिन्न परिस्थितियों, स्थान एवं समय के साथ निरंतर बदलती रहती है। ऐसी स्थिति में तर्क द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को दूसरे स्थान एवं समय में जहां मूलभूत आधार ही परिवर्तन हो प्रयोग करना गलत है। यही कारण है प्रोफेसर लर्नर ने निगमन प्रणाली को सार्वभौमिक नहीं माना। अब निगमन प्रणाली का जो चौथा दोष है वह यह रीति अपने आप में पूर्ण नहीं है। अनेक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन निगमन रीति के द्वारा संभव नहीं है। यही कारण है कि अर्थशास्त्र के पूर्ण विकास के लिए निगमन रीति के साथ साथ आगमन रीति का सहयोग आवश्यक है। अब हम निगमन नीति की जो गुण दोष अर्थ समझने के बाद निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि निगमन रीति को अनुमान रीति, अमूर्त रीति, अनुभवपूर्ण रीति, विश्लेषणात्मक रीति आदि नामों से जाना जाता है। निगमन रीति में सामान्य तथ्य से विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं और निगमन प्रणाली के जो गुण हैं वह इन गुणों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं: सरलता, शुद्धता एवं निश्चितता, निष्पक्षता, आंकड़ों का संकलन आवश्यक नहीं है, प्राप्त निष्कर्षों की सर्वव्यापकता, भावी घटनाओं का अनुमान और आगमन प्रणाली के
पूरक का कार्य। तो इस प्रकार से हम निगमन प्रणाली के गुण समझ सकते हैं, बता सकते हैं। अपने परीक्षा संबंधित जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि निगमन प्रणाली के गुण कौन कौन से, तो इन बिंदुओं के माध्यम से आप परीक्षा में इनके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसी प्रकार निगमन प्रणाली के दोष कौन कौन से हैं, तो आप उनको इन बिंदुओं के माध्यम से बता सकते हैं, जैसे कि परिणामों या निष्कर्षों की जांच का अभाव है, प्राप्त निष्कर्ष अवास्तविक हो सकते हैं, परिस्थितियों एवं प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन, और यह रीति अपने आप में पूर्ण नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निगमन प्रणाली के क्या है, इसके गुण दोष। सभी को धन्यवाद।